भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है और इस शुरुआत में सबसे ठंडा इंटरव्यू आज जो है और जिनका आप देखना भी चाहो जो क्योंकि मेरे साथ जो युवा हैं सारे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ खुशखबरी सुनाई देवांगे। आज हमारे साथ हैं श्री जवाहर यादव जी। हाँ, अब हुड्डा साहब को अंदर डालेंगे और फिर भाजपा तीसरी बार आएगी। क्या वो समय आ गया? हुड्डा साहब को मैंने अंदर नहीं करना, जांच एजेंसियों का अपना काम है, अपनी जांच एजेंसी करेगी, अंदर करेगी नहीं करेगी जांच एजेंसियों को पता है। तो क्या आपको वो दोषी दिखाई देते हैं? बिल्कुल दिखाई देते हैं। अब राम मंदिर के बनने से कितने प्रतिशत वोट बैंक बढ़ा आपका? राम को अगर आप वोट से तोलेंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। राम मंदिर का मामला था, इधर कांग्रेस तो कह रही है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर एक वीडियो देखी वो सच्ची थी कि झूठी थी। राहुल गांधी जी पहुंच गए, हमारे पास इनविटेशन हम आना चाहते हैं, और फिर उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। मुझे लगता नहीं कि इसका प्रश्न मुझे उत्तर होगा कि राहुल गांधी को इनविटेशन। मैंने तो ये सुना था कि उन लोगों ने जाने से मना कर दिया। कांग्रेस का स्टैंड ये था कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप कहते हो जाना चाहते थे, ये सारा का सारा विषय राम जन्मभूमि न्यास से संबंधित है। मैंने देखा है, अब कल या परसों की बात है, हुड्डा साहब भी सालासर बालाजी धाम गए हुए थे। अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए, उनकी निजी आस्था का विषय है, उनको करना चाहिए। वो भी कहते हैं राम सबके हैं, किसी का निजी, किसी व्यक्ति का, पार्टी का कोई इस पे हक नहीं है। हुड्डा साहब को ये समझ आ गई कि राम सबके हैं, तो मुझे लगता है कि हुड्डा साहब की समझ बड़ी है। जैसे ही इलेक्शन आया राम मंदिर आ गया, जैसे ही इलेक्शन आया ईडी की पूछताछ होगी, जैसे ही इलेक्शन आया राम रहीम को 50 दिन की पेरोल दी गई। सर, कानून के बाहर जाके जो भी इसका डीजी है वो कैसे जवाब दे देगा कोर्ट में? उसको नहीं फंसना है क्या? कोई एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर जो भी इसमें है जी, वो क्या मेरे कहने से या किसी और के कहने से मान लेगा क्या? उसको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? ये केवल सोशल मीडिया पे एक अफवाह फैलाऊ गिरोह रखा है। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है और हरियाणा की राजनीति में 2024 का एमपी इलेक्शन शुरू हो चुका है। तो इस शुरुआत में सबसे ठंडा इंटरव्यू आज जो है और जिनका आप देखना भी चाहो जो क्योंकि मेरे साथ जो युवा हैं सारे जुड़े हुए हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ खुशखबरी सुनाई देवांगे, लेकिन वो आखिर में ले गए भाई। तो आज हमारे साथ हैं श्री जवाहर यादव जी। सर नमस्कार, प्रणाम। राम राम जी। सर ओएसडी आप 2 बार बन के और फिर छोड़ भी चुके, मतलब रुस्सा में नहीं चल जाए, क्या समस्या है जी? पद क्यों छोड़ दिया? लोग तो तरसे हैं इस पद के लिए। ऐसे चुनावी वर्ष में हम आ चुके हैं जी, और सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि आप अपनी सरकार को पुनः रिपीट कराएं। और इसके लिए जिस दिन मैंने 29 तारीख को ओएसडी के दायित्व से मुक्त हुआ जी, उसी दिन 19 तारीख को मैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का चीफ स्पोक पर्सन यानी कि मुख्य प्रवक्ता के रूप में मुझे दायित्व मिला है जी। और ये मेरी फील्ड है जिसके ऊपर चाहे 2014 के चुनाव रहे हो चाहे 19 के रहे हो, जब जब चुनाव है, चुनाव से पहले मैंने तीसरी बार ये भूमिका निभाने जा रहा हूँ कि अपना जो पार्टी का मत होता है, या आज की डेट में 14 में तो पार्टी का मत था, 19 में और 24 में सरकार का मत, ये लोगों तक पहुंचे और ठीक से पहुंचे। उसके नाते मैं इस दायित्व पर आया हूं जी। तो मैं दर्शकों को जिन्होंने पहली बार यह इंटरव्यू देखा है जवाहर यादव जी को जानने की कोशिश कर रहे, तो मैं बता देता हूं, जब 2014 में इलेक्शन था और भाजपा जीती थी तब मुख्यमंत्री साहब का नाम अनाउंस नहीं हुआ था। पूरे हरियाणा में फ्लैक्स लग गए थे श्री जवाहर यादव जी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी। इतनी बड़ी जानकारी, आप समझो कि 2014 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को कोई नहीं जाना था और उनका नाम, और हमारे जवाहर यादव जी, इन्होंने सिर्फ अपनी फोटो नहीं लगाई, सिर्फ नाम। इतनी बड़ी शख्सियत, इतनी डीप रिसर्च करने वाले व्यक्ति आज हमारे साथ है। सौभाग्य भाई हमारा। सर मैं ये जानना चाहूं, अभी राम मंदिर का मामला था, इधर कांग्रेस तो कह रही है कि हम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर एक वीडियो देखी वो सच्ची थी कि झूठी थी। राहुल गांधी जी पहुंच गए, हमारे पास इनविटेशन हम आना चाहते हैं, और फिर उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। मतलब ऐसा हुआ क्यों? फिर कांग्रेस ने कहा कि शंकराचार्य जब इसको मना कर रहे तो हम क्यों जाएं? वैसे तो पूरा देश राम में, पूरा वर्ल्ड राम में कर रखा था। मुझे लगता नहीं कि इसका प्रश्न मुझे उत्तर होगा कि राहुल गांधी को इनविटेशन
मैंने तो ये सुना था कि उन लोगों ने जाने से मना कर दिया। कांग्रेस का स्टैंड ये था कि हम नहीं जाएंगे। उसके बाद भी अगर आप कहते हो जाना चाहते थे, ये सारा का सारा विषय राम जन्मभूमि न्यास से संबंधित है, भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नहीं है। हाँ, हमने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये कहते हुए जरूर सुना कि हम इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो मैंने अभी तक कोई वो वीडियो नहीं देखा जिसके आधार पर वो 20 तारीख को ही वहां जाना चाहते थे जी, 22 को वहां जाना चाहते थे जी। तो 22 के किसी भी कार्यक्रम में उन्होंने जाने की इच्छा व्यक्त की हो, ये मेरी जानकारी में नहीं है और ऐसा कोई वीडियो भी मेरी जानकारी में नहीं है। और किसको जाना है किसको नहीं जाना, उसमें भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार या योगी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। ये पूरा का पूरा विषय धार्मिक था और राम जन्मभूमि न्यास का विषय था। उन्होंने तय किया किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। इसलिए मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री नहीं थे, बहुत से मुख्यमंत्री नहीं थे, शायद योगी जी के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं था। तो इसलिए ये राजनीतिक कार्यक्रम ना होकर विशुद्ध रूप से धार्मिक कार्यक्रम था। 500 साल से अधिक जो हिंदू और इस देश को प्यार करने वाले जितने लोग थे, वो जिस लड़ाई को लड़ रहे थे, उसमें रामलला की मूर्ति की पुनः स्थापना वहां पर हुई, भव्य मंदिर के रूप में हुई। इसको लेकर जो जो इस आंदोलन में शामिल थे उनको, प्लस जो महान विभूतियां वहां पर होनी चाहिए थी, उसका मैंने जो विजुअल देखे उसके आधार पर मैं कहता हूं उनको उसमें बुलाया गया था। बाकी जो नहीं जा पाए, जो जिन्हों को निमंत्रण मिला और वो फिर भी नहीं गए, मैं तो कहूंगा उनका दुर्भाग्य है। हम तो सोच रहे हैं कि हमारा सौभाग्य कब आएगा, जल्दी से जल्दी हम रामलला जी के दर्शन कर सके। मैंने कुछ लोगों की वीडियोस देखी, शंकराचार्य पे मैं बाद में आऊंगा। कुछ लोगों की वीडियो देखी, कोई तो कह रहा है कि उनको जाना चाहिए था, वो जाना चाहते थे। कोई लोग यूट्यूब पर बोल रहे थे कि जो बाबरी मस्जिद पे सिर झुकाता वो राम के आगे कैसे सिर झुकाएगा। तो लोगों की अलग अलग अवधारणाएं थी। एक वीडियो में तो मैंने ये भी देखा, किसी ने कहा कि सोनिया गांधी जी ने कहा है उनकी आंखों में आंसू आए जिस दिन बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, और अब आप उनको न्योता भी दे रहे हैं, वो आ भी नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो राम की पूजा करते हुए दिखाई भी दे रहे, कभी शिवलिंग पे, कभी कहीं। आपने इतनी जल्दबाजी क्यों करी? जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा रखी और जनवरी में अभी तक मंदिर पूरा भी नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी बातें आ रही है। सिर्फ एमपी के इलेक्शन को देख के आपने देखिए, मैं बाकी चीजों पर तो कोई इसका जवाब देना बनता नहीं है कि सोनिया गांधी क्यों रोई गुलामी के प्रतीक के गिरने से। ये तो सोनिया गांधी इसका उत्तर देंगी जी। राष्ट्र का वैभव दोबारा से पूरे विश्व में बना है 22 जनवरी को। उस पर अगर कोई ये कहता है कि रामलला, क्योंकि मैं उस लोगों में शामिल हूं 1990 में जब अयोध्या में गोलियां चल रही थी और मैं वहां पर कारसेवकों पे मैं वहां था जब हेलीकॉप्टरों से गोलियां चलाई जा रही। नहीं, मुझे ये तो नहीं पता क्योंकि मैं अयोध्या जी में प्रवेश नहीं कर पाया था। सरयू नदी के तट पर जो पुल था उस पुल को क्रॉस करके ही आप अंदर, वहां से गोलियां चलाई जा रही थी जी। हमारे अनेकों साथियों को गोलियां भी लगे थे, बहुत से लोगों ने वहां शहीद भी हुए। तो ये जो कार्यक्रम है ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था जी, जिसपे, और आपने कहा कि जी अब मंदिर बन रहा है। ये जो मंदिर है, ये मंदिर तो वह है जिसमें निर्माण कार्य अनंत काल तक चलता रहेगा। जहां रामलला की मूर्ति की स्थापना होनी है जी, वो वाला भाग उसका पूर्ण हो चुका है। तो रामलला, हाँ, गर्भगृह, और रामलला जी को कब तक आप तंबू में रखना चाहते हैं? जब वो कार्य पूरा हो गया। इवन आपके गांव में भी या हमारे शहर में भी, गांव में भी जब एक मंदिर बनाते हैं, पहले हम एक मूर्ति को कर देते हैं, शिव परिवार भी रख देते हैं कि भाई ठीक है, मंदिर में लोगों का आना जाना शुरू होगा, बाकी निर्माण होता रहेगा। कई बार मंदिरों में आपका सत्संग भवन भी होते हैं, वो बनते रहते हैं। कई मंदिरों में धर्मशालाएं भी होती है, वो बनती रहती है। और मंदिर का काम तो जिस तरह का ये मंदिर है वो लगातार ही चलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि एक बार मंदिर बनने के बाद इसमें दोबारा नहीं बनेगा? ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया, इस तरह के जो भव्य मंदिर है। तो ये तो उनकी बुद्धि पे तरस आता है जो ये कहते हैं कि अभी रामलला को टेंट में रहने देते हो, जल्दी लेकर क्यों आगे? साहब, और जल्दी हो सकता था तो और जल्दी लेके आना चाहिए था। जैसे ही गर्भगृह में जहां रामलला की मूर्ति पहले स्थापित थी उस जगह का निर्माण हो गया, उसके बाद बाकी निर्माण चलता रहेगा। और ये किसी भी मंदिर की प्रक्रिया आप देखिए, ये इसी तरह की प्रक्रिया होती है, भव्य मंदिर की और बड़े मंदिर की जी। अब राम मंदिर के बनने से आपकी तो जांच एजेंसी है, बहुत सारा 1 मिनट में सारा निष्कर्ष निकलाता है। कितने प्रतिशत वोट बैंक बढ़ा आपका?
राम हमारे लिए वोट देने वाले नहीं है। राम हमारे रंग रंग में बसे हैं, मिट्टी में बसे हुए हैं, यहाँ के कन कन में बसे हैं, हिंदुस्तान के में। इसलिए राम को अगर आप वोट से तोलेंगे तो मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है हमारे लिए। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा को भी छोटा करने का प्रयास है। राम जी तो छोटे नहीं हो सकते। हमारा, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, इवन जब मैं छात्र था, स्कूल का छात्र था, मैं नई दिल्ली के एरिया में रहा, जहां से कभी अटल जी भी चुनाव लड़े। आडवाणी जी का तो मुझे ध्यान है क्योंकि उनका 89 या 91 का चुनाव था, उसमें तो मैं शामिल ही था, जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना को हराया था। 84 में वहां केसी पंत कांग्रेस से जीते थे। तो वहां उस समय भी मैं दीवारों पर पढ़ता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में धारा 370 हटाएंगे, समान आचार नागरिकता लागू करेंगे, राम मंदिर के लेंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बैंक नहीं है, ये राम मंदिर हमारी अस्मिता का प्रश्न है, ये भारतीय वैभव का प्रश्न है। तो वोट तो आती जाती रहती है। इसलिए अटल जी कहते थे ना कि सरकारें आएंगी जाएंगी, राष्ट्र रहना चाहिए। तो सरकारें तो राम मंदिर को लेकर तो हम भारतीय जनता पार्टी की हजारों सरकारें निछावर करने को तैयार है। और ऐसे ही जब योगी जी से पूछा गया एक पत्रकार ने, तो उसने कहा कि अपनी गद्दी को लेकर, तो उन्होंने कहा ऐसी तो मुख्यमंत्री की गद्दी को मैं बहुत छोटा मानता हूं, जब मर्जी छोड़ दूंगा अपने पीठ को लेकर। तो जो हिंदू है, जो भारतीय संस्कृति में पला बड़ा है, उसके लिए राजनीतिक इच्छाएं बाद में हैं, पहले उसकी धार्मिक इच्छाएं हैं, पहले उसका देश है, उसको लेकर काम करती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये वोट बढ़ाने का कोई एजेंडा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सालों से कहती आ रही थी कि हम रामलला, हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमने उस वादे को पूरा किया है, हमने धारा 370 के वादे को पूरा किया है, हम आचार संहिता नागरिकता के वादे को भी पूरा करेंगे। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी की जब से फुल मेजोरिटी की सरकार आई है, अपने एजेंडे पर काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी किसी के भी विरोध में नहीं है। पूरे प्रकरण में आपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, कहीं बाबरी मस्जिद का नाम सुना हो इस प्रकरण में, किसी अन्य संप्रदाय को, इवन बाबरी एक्शन कमेटी के लोग भी उस कार्यक्रम में थे। तो इसलिए ये तो केवल कांग्रेस की रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पे काम कर रही है, ना कि वोटों के लिए कर रही है। जी, मैंने देखा है, अब कल या परसों की बात है, हुड्डा साहब भी सालासर बालाजी धाम गए हुए थे। अच्छी बात है, उनको जाना चाहिए, उनकी निजी आस्था का विषय है, उनको करना चाहिए। वो भी कहते हैं राम सबके हैं, किसी का निजी, किसी व्यक्ति का, पार्टी का कोई इस पे हक नहीं है, सबके हैं राम। तो हाँ, तो हम, अच्छा, किसने कहा ये मेरे हैं राम खाली? नहीं, हुड्डा साहब बोले कि राम सबके हैं। हाँ, निश्चित रूप से हुड्डा साहब को ये समझ, निश्चित के नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ, हुड्डा साहब को ये समझ आ गई कि राम सबके हैं। तो मुझे लगता है कि हुड्डा साहब की समझ बड़ी है, उनको साधुवाद देता हूं, उनको ये समझ में आ गया कि राम सबके हैं। जी, मैं सवाल आता हूं हुड्डा साहब पे। जी, 7.5 घंटे पूछताछ हुई उनसे चंडीगढ़, उनके कार्यालय पे, उनके घर पे। क्या अब वो समय आ गया है? हम जो 9 साल से जो वेट कर रहे हैं, आम जनता जो सोचे हुए थी, हाँ अब हुड्डा साहब को अंदर डालेंगे और फिर भाजपा तीसरी बार आएगी, क्या वो समय आ गया अब? ऐसे हुड्डा साहब के डलने पर, हुड्डा साहब को मैंने अंदर नहीं करना, जांच एजेंसियों का अपना काम है, अपनी जांच एजेंसी करेगी, अंदर करेगी नहीं करेगी, जांच एजेंसियों को पता है। तो जिस मामले पर उनसे पूछताछ हुई, हालांकि मैं सवाल आपसे पूछ भी चुका हूं, क्या वो सच में ही दोषी है? ये मैं कैसे बता सकता हूं कि वो दोषी है या निर्दोष है? आपको क्या लगता है? हम छोड़ देते हैं कोर्ट को, एक प्रथम दृष्टा अगर हम देखें तो क्या आपको वो दोषी दिखाई देते हैं? बिल्कुल दिखाई देते हैं। अगर आप देखेंगे जी, जो पंचकुला का मामला था जी, उस वाले मामले में जी, वो प्लॉट देते हैं जी, और 13 के 13 प्लॉट, 14 प्लॉट वो केवल अपने स्टाफ के व्यक्ति को, ओएसडी को, एमएलए को देते हैं ये, और उतनी ही एप्लीकेशन आती है, उससे एक एप्लीकेशन ज्यादा आने पर ही वो ड्रॉ करना पड़ता। तो ये अनियमितता है। अच्छा, जो उनको प्लॉट दिया जाता है उसके बाद टर्म्स कंडीशन बदली जाती है विज्ञापन के बाद, तो मुझे लगता है उस मामले में ये दोषी है। बाकी कानून का काम है, कानून अपना काम करेगा। 7.5 घंटे जो पूछताछ हुई, मैंने आपसे जब ये सवाल पूछा था, आपके चेहरे पे स्माइल आई। उस स्माइल का मतलब क्या होता है?
स्माइल का मतलब ये अभी होता तक है, आप हंसे नहीं थे, ऐसा लेकिन क्या ये राहत भरी स्माइल है? स्माइल का मतलब ये होता है कि जो काम जी एजेंसियों को करना है जी, वो काम आप मुझसे पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे स्माइल आई। वो जो स्माइल है वो कहीं राहत भरी है। हुड्डा साहब के ऊपर पूछताछ होना, अब आगे की कार्रवाई, फिर नेक्स्ट सुनवाई या सम्मन या आगे क्या प्रक्रिया शुरू होने वाली है, देखिए बता दीजिए। देखिए, आप पत्रकार हैं और हरियाणा के इतने सीनियर पत्रकार हैं। जी ईडी या जांच एजेंसियों से जो आपको प्रश्न करना चाहिए, उस प्रश्न का उत्तर आप मुझसे चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, उनको जांच एजेंसियों के मामले में उनका कोई हस्तक्षेप नहीं होता। वो स्वतंत्र एजेंसी है, अपना काम करती है। उनका जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर हमारी टिप्पणी होगी। परंतु अगर एजेंसियां, जांच एजेंसियां कर रही है, मैं अपना मत तो बता सकता हूं। जैसे आपने पूछा कि हुड्डा साहब का, तो मैंने बताया कि प्लाट आवंटन के मामले में मुझे सीधा सीधा लिखता है। रॉबर्ट वाड्रा वाले केस में मुझे सीधा सीधा लगता है, जिसमें उन्होंने लिख दिया कि भाई रॉबर्ट वाड्रा की जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है वो रॉबर्ट वाड्रा है, यही उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी है। ऐसे ऐसे निर्णय लिए गए, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है जो मेरी जानकारी में। Oh my God. तो उसके आधार पर मुझे लगता है कि वो गलत है। बाकी तो एक्चुअल में तो जांच एजेंसी बताती है कि गलत है या सही है। अभी वो आरोपी है जी। मैंने कभी भी हुड्डा साहब को आरोपी ही कहा होगा, गुनाहगार नहीं कहा होगा। बाकी तो कानून का काम है, न्याय प्रक्रिया है, जांच एजेंसी अपना काम करती है। उसके बाद ये विषय माननीय न्यायालय के भी जाते हैं। न्यायालय का निर्णय अंतिम निर्णय होता है, उसके आधार पर मेरे जैसा व्यक्ति टिप्पणी करता है। मैं कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता जी, कभी हल्की टिप्पणी नहीं करता जी। जो करता हूं फैक्ट्स के आधार पर करता हूं, और निजी टिप्पणी मैं जीवन में नहीं करता कभी भी। हाँ, ये तो आप शांत हैं इवन नहीं, मैं एक घटना बताता हूं। जब हमारी सरकार नहीं आई थी, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री होते थे जी। शायद अभय चौटाला ने किसी एक महिला का नाम लेते हुए विधानसभा में और कुछ देहरादून का कोई विषय उठाया था। आज भी वो रिकॉर्ड पे पड़ा है। तब मैंने कहा था कि अगर किसी महिला ने कोई शिकायत नहीं की है, ऐसे ही किसी के आरोप पर मैं उस पक्ष के साथ नहीं हूं कि कोई महिला सामने है नहीं और दूसरा व्यक्ति उस पर आरोप लगा रहा है और उसके आधार पर किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी की जाए। तो मेरा तो सीधा सीधा मानना है, फैक्ट्स आपके साथ है, उसके आधार पर काम करना है। बाकी जिस दिन हुड्डा साहब अभी आरोपी है, जिस दिन गुनाहगार सिद्ध होंगे उस दिन गुनाहगार बोल देंगे, जिस दिन बाइज्जत भरे जाएंगे मैं कह दूंगा आरोप गलत सिद्ध हुए। क्योंकि अब हरियाणा में ऐसी राजनीति देखी जा रही है ना। 10 हमारे चौटाला साहब रहे, बड़े मजबूत थे, तो हुड्डा साहब ने लगा कि ये मजबूत है तो उनको अंदर जेल में डाल दिया। जो बातें सुनने में आती हैं, अब वही बात खट्टर साहब कर देंगे हुड्डा साहब के साथ, फिर कोई आगे आने वाली पार्टी फिर वो खट्टर साहब के, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा फिर तो। नहीं, देखिए, जो हुड्डा साहब के, जो चौटाला साहब के खिलाफ जो शिकायत हुई थी वो तभी हुई थी जब वो मुख्यमंत्री थे जी, जितना मुझे जानकारी है। जी उसके बाद फिर वो प्रक्रिया चलते चलते आए तो वो सरकारें बदल गई थी तब तक जी, परंतु उसमें जो शिकायत थी, वो प्रक्रिया थी, वो तभी शुरू हुई थी। और दूसरा, कानून भी जो सजा देता है वो फैक्ट्स के आधार पर देता है। चौटाला साहब को या उनके अन्य साथियों को जो सजा मिली वो तथ्यों के आधार पर मिली है। पूरे प्रकरण है, उस पर उन्होंने किया होगा तो कोर्ट में, और जहां माननीय न्यायालय विषय सर्वोच्च न्यायालय तक भी जहां राहत ना मिली हो तो निश्चित रूप से उनको, और आज उनकी सजा भी पूरी हो गई है। ऐसे ही हुड्डा साहब का जो विषय है जी, मुझे जैसे, जितना मैं विधि का छात्र होने के नाते जितनी समझ मेरी है, बाकी तो न्यायाधीश ने करना है, कि आप किसी भी प्लॉट का विज्ञापन देते हैं जी, उसके बाद उसके टर्म्स कंडीशन नहीं बदलते। ठीक है, आपने सारे वो पेपर मंगा लिए, एप्लीकेशन आ गई। और मजेदार चीज ये है कि पंचकुला में ओएसडी के बेटे को भी मिल जाता है, विधायक को बेटे को भी मिल जाता है, न्यायाधीश के भी मिल जाता है, वहां के अधिकारियों के भी बेटे को मिल जाते हैं। यानी कि 13 या वो 14 जितनी भी एप्लीकेशन थी या वो प्लॉट थे, वो केवल इन्हीं लोगों के क्यों थे? किसी बिजनेसमैन ने एक्चुअल में प्लॉट क्यों नहीं भरा? केवल उन्हीं एप्लीकेशनों को ही योग्य क्यों माना गया? और एक एप्लीकेशन भी फालतू क्यों नहीं आई? अगर वो 14 प्लॉट थे तो केवल 14 ही एप्लीकेशन क्यों आई? क्योंकि अगर 15वीं भी एप्लीकेशन होती तो आपको ड्रॉ में जाना पड़ता। तो आपने केवल वो ही जितने प्लॉट है उतने ही एप्लीकेशन आपने माना कि ये वैलिड है, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया। इसका आधार बताना पड़ेगा उनको कोर्ट में। ऐसे ही उनकी जो अखबार वाला प्लॉट था जो रिज्यूम हो गया पंचकुला का, सेक्टर 6 का, जी,
उस पे भी फाइनेंशियल लॉस हुआ, ये विभाग कहता है। अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो उसके अनुसार एफआईआर होनी चाहिए। ऐसे ही मैंने ये बताया आपको, रॉबर्ट वाड्रा प्रकरण बताया, ऐसे ही वो जो 1600 कुछ एकड़ का जमीन का मामला था, आपने किसान को सेक्शन 4(6) दे दिया, नोटिस दे दिया, किसान डर गया, किसान ने अपनी जमीन औने पौने रेट में बेच दी अधिग्रहण के बाद में। जैसे ही वो पूंजीपतियों के पास वो जमीन आई तो अधिग्रहण कैंसिल कर दिया गया। सर अधिग्रहण हमने भी कैंसिल किया था, हम पे तो कोई आरोप नहीं लगा। बावल की जमीन का अधिग्रहण जी हमने कैंसिल कर दिया जी, हम पे आरोप क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो प्रक्रिया चल रही थी, हमें लगा कि किसानों के हित में वो जमीन छोड़नी, हमने सारी की छोड़ दी, कोई पिक एंड चूज नहीं की। तो जब आपकी मानसिकता ठीक होगी, वहां कोई बिल्डर नहीं आया कि बिल्डर आया इसके कारण वो जमीन छोड़ दी गई, तो आपकी ये सारे प्रश्न हैं जिसके उत्तर हुड्डा साहब को देने होंगे और उसके आधार पर न्यायालय अपना काम करेगा। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है मुझे ऐसा। लेकिन चुनाव टाइम में हुआ ना ऐसा सर प्रक्रिया चल रही है, कानून की प्रक्रिया, यहाँ न्याय की प्रक्रिया ये है कि 20-20 साल बाद आदमी, आप अन्य को अखबारों में पढ़ते हैं कि 45 साल बाद तीसरी पीढ़ी शुरू हो गई, अब इसका फैसला आया है। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आया, राम मंदिर आ गया, जैसे ही इलेक्शन आया ईडी की पूछताछ होगी, जैसे ही इलेक्शन आया राम रहीम को 50 दिन की पेरोल दी गई। सर ऐसा है, आप ना चौटाला साहब को 10 साल की सजा मिली जी, उन 10 साल में वो कितने साल बाहर रहे एक बार ये चेक करना। ये जो सजा याफ्ता कैदी है उसका अधिकार है। ये जो जेनुअल जेल का जो साल में उसको 2 बार पेरोल मिल सकती है 6 महीने के बाद। सर उनको 6 महीने के ऐसा नहीं है। जेल का मैनुअल है, उसको पढ़िए, उसके आधार पर आप करिएगा। और फिर मैं कह रहा हूं चौटाला आसाराम बापूजी को एक बार भी पेरोल नहीं मिली है। हाँ, उसका कारण है जी, आसाराम बापूजी हार्डकोर क्रिमिनल सिद्ध हुए हैं। इसमें अगर राम रहीम जी को तीसरे किसी और केस में सजा मिल जाती है जी, तो वो उस श्रेणी में आ जाएंगे जी। तो अभी उनको 2 केस में सजा है जिसके कारण वो उस श्रेणी में नहीं गए हैं। ओके, हाँ, तो उसके बाद जाएंगे तब जेल का मैनुअल क्या कहेगा उससे पता करेंगे। आज की डेट में उनको ये मिल सकती है, अधिकार है उनका, तभी तो है, नहीं तो कोर्ट अभी तक कैंसिल नहीं कर देती। अगर मान लीजिए कि कोई भी गलत नियम के तहत किसी को छूट दे दी जा रही है तो कोर्ट खत्म कर देता। लेकिन मार्केट में तो ये बातें चल रही है ना सर कि अब राम रहीम जी आएंगे, अपने भक्तों को कहेंगे फला पार्टी को वोट दे दें। ऐसे मुझे हो सकता है इनेलो को, हो सकता है जिजपा को। ऐसे मुझे मार्केट के हिसाब से जवाब देना है या मुझे फैक्ट्स के आधार पर फैक्ट्स पे ही देना है। मैं तथ्य मैंने बता दिए। जेल का मैनुअल जो है, संहिता जो है, उसके आधार पर ये दी गई है। एज पर लो ऐसा हुआ है मींस। सर कानून के बाहर जाके जो भी इसका डीजी है वो कैसे जवाब दे देगा कोर्ट में? उसको नहीं फंसना है क्या? कोई एक आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर जो भी इसमें है जी, वो क्या मेरे कहने से या किसी और के कहने से मान लेगा क्या? उसको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है क्या? ये केवल सोशल मीडिया पे एक अफवाह फैलाऊ गिरोह रखा है, जो कांग्रेस का भी है जी, जो इनेलो का भी है, जो आम आदमी पार्टी का भी है, कुछ तथाकथित अपने आप को किसानों के अगुवा बनते हैं वो लोग भी है। ऐसी एक परसेप्शन बनाने के लिए और परसेप्शन खराब करने के लिए वो लोग काम करते रहते हैं, उसके आधार पे नहीं। मुझे तो आप ये बताइए कि राम रहीम को जी छूट देते वक्त या जब वो बाहर आए हैं उसमें कौन से नियम का उल्लंघन हुआ, वो मुझे आप बताइए, तब मैं उसका और विस्तृत जवाब दे पाऊंगा। चलो।